नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं गति तथा आरेख की। गति तथा आरेख में अपन क्या देखेंगे? एक्स-टी वक्र के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, वी-टी वक्र के बारे में देखेंगे और इसके साथ साथ ए-टी वक्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन विस्थापन, वेग और त्वरण पे आधारित क्वेश्चन कर चुके हैं। अवकलन और समाकलन की सहायता से भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, अवकलन और समाकलन का जो अनुप्रयोग समीकरणों के रूप में था ना, वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखते हैं कि अवकलन का जो अनुप्रयोग करते हैं अपन, वो ढाल निकालने में करते हैं और जो समाकलन का उपयोग अपन करते हैं वो क्षेत्रफल में करते हैं। तो आज इन दोनों का अनुप्रयोग अपन सरल रेखा में गति में सीखने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं एक्स-टी वक्र से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स-टी से वेग कैसे प्राप्त करते हैं। एक्स-टी से वेग कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको एक सूत्र याद आया होगा कि v बराबर क्या होता है, dx बटा dt। v बराबर क्या होता है, dx बटा dt। अब एक तो ये क्वेश्चन अपन कर ही चुके हैं। कैसे? जब x का फलन t के रूप में हो तो उसका एक बार अवकलन करने से अपने को वेग प्राप्त हुआ था। ये इसका दूसरा अनुप्रयोग है कि यहाँ पे जो v है उसको अपन वेग लिख सकते हैं। इसका जो मीनिंग होता है ग्राफ के रूप में, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अवकलन होता है वो ढाल को दर्शाता है और इसको जो पढ़ने का तरीका होता है वो क्या होता है, सुने। अपन कह सकते हैं कि इसको पढ़ते हैं एक्स-टी वक्र का ढाल, एक्स-टी वक्र का ढाल। तो बातें समझ में आई? बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है, v बराबर dx बटा dt। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये वेग होगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स-टी वक्र का ढाल। तो पहला अपना पॉइंट हो गया कि एक्स-टी वक्र का जो ढाल होगा वो आपको वेग देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके ढाल कैसे होंगे, क्या होंगे, वो अपन बाद में अच्छे से देखेंगे। पहले थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं। दूसरा देखिए, वी-टी ग्राफ की बात कर रहा है और इधर त्वरण की बात कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि v, t और a में क्या संबंध होगा। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि a बराबर में क्या होता है, dv बटा dt। a बराबर क्या होता है, dv बटा dt। और ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि जब वेग समय के फलन के रूप में हो तो उसका एक बार अवकलन करने से त्वरण की प्राप्ति होती है। लेकिन आज यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, तो a को अपन लिख सकते हैं त्वरण। इसको क्या पढ़ेगा कोई भी बच्चा, वो कहेगा इसको मेरे को पढ़ना आता है। बोला कैसे? तो वो कहेगा वी-टी वक्र का ढाल, वी-टी वक्र का ढाल मेरे को त्वरण प्रदान करेगा। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई ना कि त्वरण जो होगा वो वी-टी वक्र का ढाल होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? तो ये दूसरा अपना कंप्लीट हो गया कि वी-टी वक्र का ढाल आपको त्वरण देगा। ठीक है। तीसरा देखिए, जब आपको पता है कि वी-टी का फलन है तब तो आप तुरंत a बराबर डी बाई डी टी से निकालेंगे। लेकिन वेग जो है x का फलन है, वेग क्या है, x का फलन है, तब त्वरण निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज करते थे आप बताइए? तो आप कहोगे एक सूत्र यूज करते थे, a बराबर में v डी बाई डी एक्स। बोला ये सूत्र कब, जब v x का फलन हो तब लगाते हैं। a का मीनिंग क्या होगा, a का मीनिंग तो त्वरण होगा। v का मतलब क्या होगा, वेग होगा। बट डी वी बटा डी एक्स का मतलब क्या होगा, डी वी बटा डी एक्स का मतलब होगा वी एक्स वक्र का ढाल, वी एक्स वक्र का ढाल। तो ये बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a बराबर वी डी वी बाई डी एक्स। वी को एज इट इज रख दिया और डी वी बाई डी एक्स को इसने कहा वी एक्स वक्र का ढाल। तो ये तीन अपने कंप्लीट हुए। आसान सी चीज़ें, तीनों फॉर्मूले थे, इनको अपन आज ढाल के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे सीखते हैं। आगे देखिए, अवकलन वाले अपने फॉर्मूले खत्म हुए, अब अपन आते हैं समाकलन में। तो यहाँ पे ए-टी वक्र की बात की है और यहाँ पे वेग की बात करिए। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई इसमें कैसे करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, डी वी बटा डी टी। ए बराबर क्या होता है, डी वी बटा डी टी। आज आपको ए-टी वक्र दिया है तो जो चीज़ें दी होती हैं उसको एक तरफ ले जाते हैं अपन। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, डी वी बराबर में ए डी टी लिख सकते हैं। अब अपन कह सकते हैं कि इसको दोनों तरफ समाकलन, अब दोनों तरफ समाकलन लगा दें तो अपन कह सकते हैं डी वी का जो उत्तर आएगा वो डेल्टा वी आ जाएगा। क्या आएगा, डेल्टा वी। और इसको क्या पढ़ेगा कोई भी बच्चा, देखिए समाकलन का मतलब होता है क्षेत्रफल, और यहाँ पे क्या लिखा है ए और यहाँ पे डी टी। तो अपन कह सकते हैं कि ए-टी वक्र का क्षेत्रफल आपको क्या प्रदान करेगा, ए-टी वक्र का क्षेत्रफल आपको वेग में परिवर्तन देगा। तो ये बातें आपको मैंने समझा दी कि किस तरीके से लिखा है। ये देखिए, ये सूत्र पहले भी जानते थे, ए बराबर डी वी बटा डी टी। और अपन ये जानते हैं कि जब वेग से त्वरण निकालना हो तब तो होता है अवकलन, लेकिन जब त्वरण से वेग निकालना हो तब होता है समाकलन। अवकलन का मतलब होता है ढाल और समाकलन का मतलब होता है क्षेत्रफल। समझ गए ना आप कि ए-टी वक्र का जो क्षेत्रफल है वो आपको क्या देने वाला है, वेग में परिवर्तन।
ठीक है, वेग नहीं, वेग में परिवर्तन। इसी तरीके से आगे बात करी गई है वीटी वक्र और विस्थापन की। तो भाई वीटी और विस्थापन में क्या संबंध होता है, तो आप सभी जानते हैं कि v बराबर क्या होता है डी एक्स बटा डी टी। वी बराबर क्या होता है डी एक्स बटा डी टी। आज v दिया है, t दिया है, x नहीं दिया हुआ, तो अपन x को एक तरफ ले जाते हैं, तो डी एक्स बराबर में v डी टी, डी एक्स बराबर में v डी टी। इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो डी एक्स का समाकलन, यानी अब दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो समाकलन करने के बाद में अपन इसको सीधा ही लिख सकते हैं। भाई डी एक्स का समाकलन का उत्तर क्या आएगा, डी एक्स का समाकलन का उत्तर आएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स बराबर में क्या लिख सकते हैं, समाकलन वी डी टी। और क्या वी डी टी का नाम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, अपने को पता है आता है, क्या आता है बोले। इसको क्या पढ़ेंगे, समाकलन के चिन्ह को पढ़ते हैं अपन क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल। तो इसको पढ़ेंगे क्षेत्रफल, इसको पढ़ेंगे वेग और इसको पढ़ेंगे समय। तो वी टी वक्र का क्षेत्रफल, वी टी वक्र का क्षेत्रफल, वी टी वक्र का क्षेत्रफल। तो समझ गए ना कि वी टी वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाएगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, देखिए अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो वी टी वक्र आया आपका इस तरीके से, ठीक है, वी टी वक्र आया, तो ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला क्षेत्रफल है और ये वाला आपका नीचे वाला क्षेत्रफल है। यदि आपको विस्थापन निकालना है तब तो आप क्या करिए कि ऊपर वाले क्षेत्र को धनात्मक लिखिए और नीचे वाले को ऋणात्मक। तो वीटी वक्र का घेरा गया क्षेत्रफल जो है वो विस्थापन को दर्शाता है। वीटी वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। और इसका क्षेत्रफल अपन किसके साथ पता करेंगे, चिन्ह के साथ पता करेंगे, चिन्ह के साथ। यदि अपने को यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए और कहते हैं कि वीटी वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल से अपने को क्या निकालनी है, दूरी। तो इस केस में यदि आपको दूरी चाहिए, क्या चाहिए, दूरी। तो यदि दूरी चाहिए तो उसमें अपन कहेंगे भाई दूरी के केस में ये प्लस है तो ये भी प्लस लिखेंगे। बोला ऐसे कैसे, अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था कि दूरी है या गतिशील कण के लिए दूरी कभी घटती नहीं है। गतिशील कण के लिए दूरी कभी घटती नहीं है, यानी जो कण चलेगा उसकी दूरी जुड़ती जाएगी। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि दूरी का उत्तर निकालना हो तो अपन कहेंगे बिना चिन्ह के, बिना चिन्ह के, बिना चिन्ह के या बिना साइन के। ये मतलब आपको समझा दिया मैंने ना कि यदि वीटी वक्र हो, वीटी वक्र हो, यदि उसका क्षेत्रफल आप चिन्ह के साथ निकाल रहे हैं, यानी ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस, तो तब तो आपको विस्थापन मिलने वाला है। और यदि आप चिन्ह यूज नहीं कर रहे हैं तब आपको दूरी मिलेगी। तो यहाँ पे अपन अच्छे से देख चुके हैं कि एटी वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन, वीटी वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन, लेकिन चिन्ह के साथ लिखेंगे तब तो विस्थापन और बिना चिन्ह के लिखेंगे तो दूरी। ये ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप बता दीजिए। अब देखो आगे क्या दिया है, ए एक्स वक्र और वी की बात कर रहा है, तो क्या ऐसा संबंध होता है। तो एक सूत्र अपन ये भी जानते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स, ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स। भाई इसको भी सोल्व कर सकते हो। बोला कैसे, वी के फलन एक तरफ रखो और ए डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन अपन ने करे थे समाकलन में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन के। अब देखो दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं लिमिट रख देते हैं वी इनिशियल से वी फाइनल। अब इसका कर दो समाकलन, तो वी स्क्वायर बटा 2, इसका समाकलन क्या हो गया, वी स्क्वायर बटा 2, वी इनिशियल से वी फाइनल। और इसको अपन लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन ए एक्स वक्र का क्षेत्रफल, ए एक्स वक्र का क्षेत्रफल लिख सकते हैं इसको, ए एक्स वक्र का क्षेत्रफल। और इस ए एक्स वक्र का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसका मान रख दो। तो इसका मान रखेंगे तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा ना, वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर बटा 2। ये मैं क्वेश्चन आएगा तो आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये कब करेंगे, ये तब करेंगे जब ए एक्स का ग्राफ दिया हो और आपको वी के बारे में पूछ रहा हो, तब आप ऐसा कर देना। बात समझ में आई थोड़ी। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, कैसे आ जाता है, देखो आपको कई बार ग्राफ आ गया, कैसा ग्राफ आपको दे दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्क्वायर। आते हैं कई क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रख के मैं आपको सिखा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होता है एक्स, और ठीक है, और ग्राफ इस तरीके से है। और अब आपको इस ग्राफ की सहायता से त्वरण का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, त्वरण का। तो अपन कहेंगे भाई इससे त्वरण कैसे आएगा। तो देखिए किसी भी ग्राफ का जो ढाल है वो कैसे लिखा जाता है, तो किसी भी ग्राफ का ढाल लिखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे जो भी होता है उसको लिख देंगे। तो ये ऐसे लिख दिया। अब इसका अपन कहें कि अवकलन करें तो वी स्क्वायर का अवकलन क्या आ गया, वी स्क्वायर में घातें आ गया, एक घात कम हो गई, लेकिन अपन कह रहे हैं वी का वी के सापेक्ष तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक्स के सापेक्ष है तो क्या लिखेंगे, डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स। ये क्या हो गया, ये आपका त्वरण का मान हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 इंटू ए। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं यदि आपको ए चाहिए तो इस ग्राफ का ढाल और बटा 2 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम समझ में आ सकती है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ये आप विश्वास रखें।
ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवाता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि v बराबर डी एक्स बटा डी टी, तो एक्स टी वक्र का ढाल वेग देगा। एक्स टी वक्र का ढाल क्या देगा? वेग। याद हो गया, एक्स टी वक्र का ढाल वेग देगा। वी टी वक्र का ढाल त्वरण देगा। ए बराबर वी डी बटा डी एक्स हो तो इसको अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अपन कह सकते हैं ए बराबर में वेग होगा और वी एक्स वक्र का ढाल होगा गुणा में। ठीक है, इसी तरीके से अपन कहते हैं कि ए टी वक्र का क्षेत्रफल जो होगा वो वेग में परिवर्तन देगा और वी टी वक्र का क्षेत्रफल होगा वो आपको विस्थापन देगा चिन्ह के साथ और दूरी देगा बिना चिन्ह के साथ। ए एक्स वाला जब आएगा तब अपन ऐसे सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत अपने को नहीं होगी। और इसी तरीके से अपने को यदि वी स्क्वायर और एक्स का ढाल दिया हो तब भी अपन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, कोई डाउट अपने को नहीं आएगा। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि कब ढाल निकालना होता है, कब आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। तो देखिए, जब विस्थापन है, विस्थापन से जब अपन वेग निकालेंगे या फिर वेग से अपन त्वरण निकालेंगे तो ऐसी वाली सिचुएशन में अपन क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन करेंगे। और यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एक्स टी वक्र दिया हो और उससे वेग निकालना हो, एक्स टी वक्र दिया हो उससे वेग निकालना हो तो अपन यहाँ पे ढाल बोलेंगे। वी टी वक्र दिया हो उससे अपने को त्वरण निकालना है तो ढाल होगा। लेकिन जब उल्टे आते हैं तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं क्या प्राप्त होते हैं? समाकलन से। तो यहाँ पे अपन करने वाले हैं समाकलन, और समाकलन में अपन कहते हैं कि क्षेत्रफल होता है। तो अपन कहते हैं ना, आपने पढ़ा भी होगा कि ए टी वक्र का क्षेत्रफल, ए टी वक्र का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है, वी टी वक्र का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। तो ये सारी चीज़ें अवकलन और समाकलन से ही कंप्लीट हुई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं थोड़ा और आगे। देखो, अब देखिए, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि कौन सा ग्राफ क्या देगा और किस ग्राफ की सहायता से क्या करने वाले हैं, लेकिन अपने ग्राफ किस प्रकार से आएंगे या क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे तो वो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अपन ध्यान से देखें तो पहला ग्राफ आपको दिया है एक्स टी का। तो इस ग्राफ को पढ़ के कुछ सूचनाएं अपने को पता होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ, देखो एक्स टी ग्राफ के अंदर इधर जाने से टी बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, इधर जाने से टी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इधर जाने से टी बढ़ेगा, ऊपर जाने से एक्स बढ़ेगा, ऊपर जाने से एक्स बढ़ेगा। लेकिन अपन कह सकते हैं जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा। तो अपन कह सकते हैं कि जो एक्स है वो नियत है, एक्स है वो नियत है। बताइए, एक्स नियत होने का मीनिंग क्या होता है? तो आप जानते हैं एक्स एक निर्देशांक है और एक्स मान लीजिए 5 मीटर है और एक्स 5 मीटर नियत है, तो इसका मतलब वो कण वहाँ पे क्या है? विराम में है। क्या है? वो कण वहाँ पे विराम में है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट इसका लिख सकते हैं कि जो एक्स टी है उसका जो ढाल है वो ढाल क्या है? 0 है। भाई इसका ढाल 0 कैसे पता लगा? इस वाले सरल रेखा का ढाल 0 होता है क्योंकि थीटा का मान कितना है? 0। इसका ढाल आपको क्या देगा? ये अपन ने अभी पढ़ा कि एक्स टी का जो ढाल है वो वेग देगा। तो आप कह सकते हैं वेग बराबर क्या है? 0 है। तो वेग जब 0 होता है तब भी कण किस में होता है? विराम में होता है। ये बातें आपकी एक ही जैसी हैं। तो ये बातें तो अपन पहले भी सीख ली कि एक्स जब नियत होता है तो कण एक ही जगह बैठा है, यानी कण विराम में है। ढाल 0 है एक्स टी ग्राफ का, तब वेग 0 है, तब भी विराम है। ये बातें समझ में आ गई। तो पहले ग्राफ से यही 2 सूचनाएं अपने को मिलती हैं। 2 तो क्या है? सूचना तो एक ही है कि कण विराम में है, कण विराम में है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ग्राफ को पढ़ो। अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है, जब टी 0 है तब एक्स भी 0 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 0। टी बराबर 0 पर क्या है? एक्स बराबर 0 है। ये बात आपको समझ में आई ना? टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 0 है। तो अपन कह सकते हैं ना कि कण मूल बिंदु से गति प्रारंभ कर रहा है। ये बात आपको आसानी से समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए। आगे अपन कहें कि इसमें एक्स बढ़ भी रहा है, तो बोला एक्स कैसे बढ़ रहा है? तो एक्स बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, एक्स इसलिए बढ़ रहा है कि ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। देखिए, टी इधर बढ़ता है, एक्स इधर बढ़ता है, तो टी बढ़ने के साथ ग्राफ ऊपर जा रहा है तो एक्स बढ़ रहा है। आप कहेंगे इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल है वो कैसा है? तो आप कहोगे इसका जो ढाल है वो 90 डिग्री से कम होने से पॉजिटिव है और सरल रेखा का ढाल नियत होता है। सरल रेखा का ढाल नियत होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स टी का ढाल आपको वेग देगा, तो इसका वेग जो है वो पॉजिटिव है और वो नियत है। वेग जो है वो पॉजिटिव और नियत है। जब वेग पॉजिटिव हो या फिर वेग जब नियत हो, जब वेग नियत होता है तो उसको अपन कहते हैं कि एक समान गति है। तो इस ग्राफ को देख के कह सकते हैं एक समान गति है, यानी वेग नियत होगा तो एक समान गति को दर्शाएगा। ये बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब कह सकते हैं कि टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर यहाँ पर आपका x 0 नहीं है, कुछ न कुछ मान है और मैं इसको x0 लिख दूँ तो लिख सकता हूँ टी बराबर 0 पर x0।
यानी जीरो से चालू नहीं हुआ है, यानी कण मूल बिंदु से चालू नहीं हुआ है। उसके बाद अपन लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो घट रहा है, एक्स से घट रहा है। कारण बताइए, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम आगे की तरफ जाने से बढ़ता है। अपन कह सकते हैं एक्स, ग्राफ नीचे आया तो एक्स घट रहा है। वेग की बात करें तो सबसे पहले बताओ ढाल कैसे है, तो ढाल आपका है तो नेगेटिव का। ये नेगेटिव कैसे पता लगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं थीटा 90 से ज़्यादा होता है, टेन थीटा 90 से ज़्यादा हो तो टेन थीटा नेगेटिव होता है, तो आपका ढाल नेगेटिव है। लेकिन है तो नियत, नियत क्यों होता है, सरल रेखा का ढाल नियत होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो वेग है वो आपका नेगेटिव है और नियत है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का अध्ययन करें। अपन कह सकते हैं वही बात अच्छी कि t बराबर 0 पर x बराबर 0 यानी कण मूल बिंदु से चल रहा है, ठीक। उसके बाद देखो थोड़ा सा इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसके अंदर x क्या होगा, x तो बढ़ ही रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको तो क्या लिखें बार बार। लेकिन यहाँ पे ढाल की बात करो, देखो पहले कम समय पे ढाल निकालो, फिर ज़्यादा समय पे ढाल निकालो। तो आप कहेंगे पहले जब ढाल निकालेंगे तो इतना सा ढाल आएगा, लेकिन जब दोबारा ढाल निकाल रहे हैं तो ढाल बढ़ रहा है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं भाई इस वाले ग्राफ में, एक बार अपन और बता देते हैं कि इस वाले ग्राफ में क्या है, ध्यान से देखो। इस वाले ग्राफ में यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे पेन रख के देख लो, ऐसे पेन रख के देखोगे तो कितना कोण आएगा, लगभग आएगा यहाँ पे 20 डिग्री। और फिर पेन को थोड़ा यहाँ रखो पेन को, तो ये वाला ज़्यादा आएगा यानी 45 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ने से ढाल बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ढाल पहली बात तो पॉजिटिव है। बोला वो कैसे पता लगा, भाई आप इसमें ढाल पता करेंगे 90 से छोटा आएगा तो ढाल पॉजिटिव, लेकिन ढाल पॉजिटिव के साथ साथ इसमें बढ़ रहा है, ढाल पॉजिटिव और बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसके केस में जो वेग है वो है तो पॉजिटिव, लेकिन वो वेग बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ता है ना, जब वेग बढ़ता है या चाल बढ़ती है तो उसको कौन सी गति कहते हैं, तो उसको त्वरित गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, त्वरित गति। तो ये कौन सी गति हुई, त्वरित गति, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ इस ग्राफ की कहानी सुनने। तो ये समझ में आ गया होगा ना। एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे ढाल कम है, आगे ढाल ज़्यादा है, लेकिन ढाल है तो धनात्मक ही। इसमें बताओ ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक। बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है ढाल ऋणात्मक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ढाल धनात्मक है। कारण सुने, अपन पहले यहाँ पे पेन रखेंगे तो आपका ढाल कुछ इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा। फिर अपन यहाँ पे पेन रखेंगे तो फिर आपका ढाल इस तरीके से आएगा। बताइए क्या अपन कह सकते हैं कि पहले जो पेन है वो एक्स एक्सिस से या धनात्मक एक्स एक्सिस से ज़्यादा कोण बना रहा था, लेकिन बना तो 90 से कम ही रहा था ना। तो 90 से कम होता है तो ढाल पॉजिटिव होता है। तो इसके केस में क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसी केस में आपका जो ढाल है, इसी केस में जो आपका ढाल है वो है तो पॉजिटिव, लेकिन वो क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो आप कहोगे जो ढाल है वही तो वेग है, तो वेग आपका पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है, यानी आप कह रहे हैं चाल घट रही है। तो जब चाल घटती है तो उसको कौन सी गति बोलते हैं, मंदित गति बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं, मंदित गति। तो यहाँ से अपन कुछ बातें सीखें कि एक्स-टी ग्राफ को देख के अपन गति के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। कैसे, बोला एक्स-टी ग्राफ का ऐसे हो तो अपन कह सकते हैं वेग 0 है, कण विरामावस्था में है। इसी केस में कह सकते हैं वेग नियत है और वेग पॉजिटिव है। इसी केस में कह सकते हैं वेग नियत है लेकिन नेगेटिव है। और इसको देख के अपन कह सकते हैं कि भाई ढाल बढ़ रहा है, ढाल इसका वेग होगा तो वेग बढ़ रहा है तो ये त्वरित गति होगी। यहाँ पे ढाल घट रहा है तो अपन कह सकते हैं वेग या चाल घट रही है तो ये मंदित गति होगी। इसी पे आधारित अपन एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आगे से अपन इन 3 क्वेश्चन का निर्धारण कैसे करेंगे, तो ये अपने क्वेश्चन आता है कि एक्स-टी वक्र की सहायता से आप त्वरण के बारे में बताइए। तो अपन कह सकते हैं जब परवलय जब ऊपर की तरफ होगा, परवलय ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड की तरफ हो, तो उस केस में आपका जो ए होगा वो धनात्मक होगा। जब पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो उस केस में आपका ए ऋणात्मक होगा। और जब आपका ये एक्स-टी ग्राफ सरल रेखा होगा तो आप कह सकते हैं कि एक्स-टी का जो ढाल होता है वो वेग देगा, वेग आपका नियत है। वेग नियत कैसे बोल सकते हैं इसमें कि इसमें ढाल है वो पॉजिटिव है और वो नियत है, ढाल पॉजिटिव और नियत है। तो आप कह सकते हैं एक्स-टी का ढाल आपको वेग देगा तो वेग पॉजिटिव और नियत है। तो आप इस केस में कह सकते हैं जब वेग नियत है तो ये आवश्यक रूप से 0 है, तो इसका वेग त्वरण कितना होगा, 0। तो आगे से क्या याद रखें, परवलय ऊपर की तरफ हो तो ए पॉजिटिव, परवलय नीचे की तरफ हो यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो आप कहेंगे ए कैसा, नेगेटिव। और जब एक्स-टी ग्राफ आपका सरल रेखा हो तो ए कितना, 0। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसको देख के अपन बता सकते हैं परवलय कैसा है, ऊपर की तरफ है तो त्वरण कैसा है, पॉजिटिव। बोला कारण बताओ। इसी केस में चाल बढ़ती है, चाल तभी बढ़ती है जब वेग और त्वरण एक ही दिशा में होते हैं। तो वेग पॉजिटिव है तो त्वरण भी पॉजिटिव। इसी केस में अपन कह सकते हैं कि ए नेगेटिव है क्योंकि परवलय नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड पैराबोला है। बोला इसमें ए नेगेटिव है, हाँ सही है, क्योंकि चाल घट रही है। चाल घटती कब है, जब वेग और त्वरण विपरीत हो। तो वेग पॉजिटिव
तो त्वरण नेगेटिव। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप एक बार अच्छे से इनको और सोचेंगे, इन पॉइंट्स को गहराई से, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और अब अपन सीखते हैं वीटी ग्राफ। कैसे ग्राफ? वीटी ग्राफ। अब थोड़ा जल्दी बता दो, इस ग्राफ को देख के बताओ क्या बोलोगे। तो इस ग्राफ को देख के तुम बताओगे भैया ये वाली सरल रेखा ऐसे, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो वी है वो नियत है, वी है वो नियत है, वी नियत होता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसका ढाल जो है वो ढाल भी क्या है? नियत है। लेकिन यहाँ पे बात बदली, क्या बदली? तो अपन कह सकते हैं वी बराबर, सॉरी वी नहीं, यहाँ पे अपना चलेगा ऐसे, एक बार देखो ध्यान से, अपन कहेंगे यहाँ पे चलेगा ए बराबर डी वी बटा डी टी, ए बराबर डी वी बटा डी टी, यानी वी टी वक्र का ढाल जो होगा वो आपको त्वरण देने वाला है। वी टी वक्र का ढाल क्या देगा? त्वरण। तो आप कह सकते हैं ढाल नियत है। अरे ढाल नियत नहीं, ढाल नियत मत बोलो, यहाँ पे ढाल बोलो जीरो। ढाल कैसी? जीरो। जब ढाल जीरो है तो इसके केस में बताइए क्या होगा? इसका ढाल देखो, वी टी वक्र का ढाल त्वरण देगा, तो आप कह सकते हैं ए कितना होगा? जीरो। और यहाँ पे भी बात वही आई कि कण, यहाँ पे देखिए ये लाइन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेग। तो वेग ये वाला ऐसे ग्राफ है, तो इसके केस में कह सकते हैं वेग बदल ही नहीं रहा, न तो ग्राफ ऊपर जा रहा है न ग्राफ नीचे आ रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेग बढ़ नहीं रहा न घट रहा। तो वेग कैसा हुआ? नियत। जब वेग नियत होता है तो त्वरण आवश्यक रूप से शून्य होता है। और आप कह सकते हैं ये कौन सी गति है? ये आपकी एक समान गति है। कैसी है? एक समान गति। बातें समझ में आई आपको? अब आगे आ जाओ। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर वी बराबर जीरो। तो आप कह सकते हैं टी बराबर जीरो पर वी बराबर जीरो का मीनिंग क्या होता है? अपन कह सकते हैं कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वी बढ़ रहा है। जब चाल बढ़ती है तो उसको त्वरित गति कहते हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि ढाल कैसा है? ढाल आपका पॉजिटिव है, ढाल आपका पॉजिटिव है और नियत है। कैसे पता लगा ढाल पॉजिटिव है? भाई थीटा 90 से कम और सरल रेखा का ढाल नियत होता है। जो ढाल होता है वही तो आपका त्वरण होता है। त्वरण यहाँ पे पॉजिटिव है और त्वरण आपका नियत है। समझ गए? तो इस तरीके से इसके अध्ययन हो चुके हैं। अब आ जाओ इस पर, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि पहले जैसी चीज़ें आ गई हैं दोबारा से, तो उसको अपन बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ टी बराबर जीरो पर वेग जीरो क्या? तो आप कहोगे टी बराबर जीरो पर वेग जीरो नहीं, कुछ ना कुछ वेग होगा, यानी वी नोट। ठीक है। अब उसके बाद बताओ वेग घट रहा है या बढ़ रहा है? तो आप कह सकते हैं ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसमें वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। वेग घटना मतलब आप कह सकते हैं इसको मंदित गति बोलते हैं। मंदित गति बोलते हैं। तो मंदित गति तब होती है जब वेग तथा त्वरण विपरीत दिशा में। तो आप कह सकते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेग कैसा है? पॉजिटिव है। वेग है तो पॉजिटिव, लेकिन वेग घट रहा है। तो आप देखेंगे कि इसका जो ढाल है वो कैसा है? इसका जो ढाल है वो आपका ढाल नेगेटिव है। ढाल कैसा है? ढाल आपका नेगेटिव है और नियत है। तो आप कह सकते हैं जो त्वरण है, क्योंकि इसका ढाल त्वरण बताएगा। कैसे बताएगा? ये रहा ए बराबर डी बाई डी टी। तो आप कहेंगे ढाल नेगेटिव और नियत। समझ में आ गया? ढाल नेगेटिव है, नियत, तो त्वरण नेगेटिव और नियत। वेग पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तो होगी ना मंदित गति। तो ये वाली आपकी, इस वाली गति को त्वरित गति बोल सकते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मंदित गति बोल सकते हैं। अब देखो इसके अंदर अपन कहेंगे ढाल क्या हो रहा है? तो आप पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे ढाल पेन रखो कम ढाल, यहाँ पे पेन रखो ज़्यादा ढाल। और ढाल कैसा? पॉजिटिव। ढाल पॉजिटिव और ढाल बढ़ रहा है। ढाल पॉजिटिव और ढाल बढ़ रहा है। तो ढाल कौन होता है? त्वरण। त्वरण पॉजिटिव और बढ़ रहा है। त्वरण पॉजिटिव और बढ़ रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो आप कह सकते हो पहले पेन यहाँ रखो, पहले पेन यहाँ रखो और फिर पेन ऊपर रखो। तो आप पाओगे कि इसके केस में ढाल है तो 90 से कम ही, तो ढाल है तो पॉजिटिव। यहाँ पे कई बच्चे गलत लिखेंगे ढाल नेगेटिव, भैया पॉजिटिव है, ढाल पॉजिटिव और ढाल घट रहा है। तो ढाल घट रहा है। जो ढाल की बात होती है वही ए की बात। तो ए है पॉजिटिव और लेकिन घट रहा है पॉजिटिव और घट रहा है। आप मेरे को एक इस क्वेश्चन में बता दो कि इस क्वेश्चन में टी बराबर जीरो पर वेग कितना है? तो आप कहोगे टी बराबर जीरो पर वी बराबर जीरो। ठीक है। तो कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करेगा। समझ में आई चीज़ें? तो ये हो गया आपका वीटी ग्राफ। कोई दिक्कत, फिर भी दिक्कत रह जाती है तो आप एक बार इनको अच्छे से और पढ़िए। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे ना उतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए आखिरी ग्राफ देखते हैं, एटी ग्राफ। चलो एटी ग्राफ देखते हैं। पहला देखें, एटी ग्राफ में अपन करेंगे ग्राफ न तो नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा। ग्राफ ऐसे है तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ए नियत है। बोला नियत तो है, ए कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव? तो ए पॉजिटिव है। कारण बताओ? ए पॉजिटिव इसलिए है कि ग्राफ जो है वो ऊपर है। ग्राफ जो है वो ऊपर है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ यहाँ पे मैं बात बताऊँ तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ए क्या है? टी बराबर जीरो पर ए बराबर जीरो है, एक सूचना ये है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कारण क्या है? ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि क्या करना होता है। देखिए कोई भी जो ग्राफ होता है उसको आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। बोला कैसे कैसे? बता दो थोड़ा। तो सीखते हैं। देखो कोई ग्राफ ऐसे है,
कोई ग्राफ ऐसे है तो यहाँ पे जो भी राशि लिखी होगी वो राशि नियत होती है, वो राशि नियत होती है। जैसे मैं यहाँ पे y लिख लूँ तो यहाँ पे कह सकते हैं इसके केस में y नियत है, इसके केस में y नियत है। दूसरा देखो, मान लो किसी ने कहा कि ग्राफ ऐसे है तो इसके केस में ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब y बढ़ रहा है, y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके केस में यदि ग्राफ क्या आ जाए, नीचे आ जाए, तो अपन कह रहे हैं कि ग्राफ जब नीचे आ रहा है इस दौरान तो y कैसा है, घट रहा है, y कैसा है, घट रहा है। लेकिन एक बार बताओ, अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे y नियत है, यहाँ y बढ़ रहा है, यहाँ y घट रहा है, y है कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो y पॉजिटिव है। कारण बोलो, इन सभी में अपन कह सकते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ है। इस क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में y नेगेटिव होगा, लेकिन ऊपर वाले क्षेत्र में y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है। इसी के अंदर अपन कह सकते हैं ढाल 0, इसका ढाल कितना, 0, इसका ढाल कितना, इसका ढाल 0 है, इसका ढाल पॉजिटिव है, इसका ढाल नेगेटिव है। इतनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। यदि इतना आपको बेसिक अच्छे से आता है तो आप ग्राफ के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाला नहीं है। ये ठीक है, आसानी से समझ में आई चीज़ें। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, कि जिससे आपको चीज़ें हम और अच्छे से या और बढ़िया तरीके से आपको बता सकें, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। अपना मेन मकसद यही है कि जो आपको चीज़ें सिखाई जाए वो अच्छे से समझ में आए और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए अब आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। भाई आप इतनी देर से थ्योरी पढ़ा तो रहे हो, लेकिन उसका लागू कहाँ करूँगा। मुद्दे की बात यही होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से तभी आएंगे जब आपकी थ्योरी थोड़ी सी बढ़िया होगी। लेकिन ज़्यादातर थ्योरी जो है वो डेवलप किससे होगी, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कि चित्र में सरल रेखीय गति करते हुए कण के विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। अंतराल आपको दिए गए हैं, तो अंतराल O से A तक, A से B तक और B से C तक और फिर C से D के दौरान कण का त्वरण क्या होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताऊं तो आपका XT ग्राफ है। XT ग्राफ से त्वरण का चिन्ह निकालने के लिए अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलो इसको पढ़ो तुम। इसमें क्या होता है, यदि XT ग्राफ ऊपर की तरफ है त्वरण पॉजिटिव, XT ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है पैराबोला या नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो उसमें नेगेटिव, और XT में सरल रेखा हो तो A0। ये याद हो गया, तीनों चीज़ें याद हुई। अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे, आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, आपने देखा कि यहाँ पे पैराबोला कैसा है, यहाँ पे पैराबोला डाउनवर्ड है तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं नेगेटिव। यहाँ पे सरल रेखा है तो 0, यहाँ पे पैराबोला ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यहाँ पे सरल रेखा 0, तो उत्तर हो गया नेगेटिव। नेगेटिव इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 0 0 इसमें भी है लेकिन बाद में पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो आसानी से कर दिया, क्योंकि अपने के बेसिक अच्छे से आते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को निपटा दिया। चलें आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये नीट 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। दो गतिमान कणों का विस्थापन समय ग्राफ आपको दर्शाया गया है, जिसमें 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो इनके वेग क्रम से क्या होंगे। तो अपन कह सकते हैं भैया विस्थापन समय से वेग कैसे प्राप्त करें, तो आप कहोगे v बराबर dx बटा dt, v बराबर dx बटा dt। आप कह सकते हैं कि xt का ढाल आपको वेग देगा, और आप ढाल को कैसे लिखते हैं, dy dx बटा dt से भी लिख सकते हैं या tan थीटा से भी लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि v1 बटा v2 tan थीटा 1 बटा tan थीटा 2, ठीक है। tan थीटा 1 बताइए, तो पहले tan 30 डिग्री और बटा में tan 45 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान बताओ 1 बटा √3, tan 45 बताओ 1, तो उत्तर आ गया आपका 1 बटा √3। तो v1 बटा v2 आया 1 बटा √3, 1 बटा √3 पहला ऑप्शन। कितना आसान था। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि विस्थापन समय ग्राफ से क्या, विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त होगा। तो v बराबर dx बटा dt, xt ग्राफ का ढाल आपको वेग प्रदान करेगा। ढाल निकालने का तरीका यदि कोण दिया हो तो tan थीटा सबसे बेस्ट है। समझ में आगे चीज़ें, आगे बढ़ूँ। चलिए आगे न्यूमेरिकल और देखते हैं। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ें। कह रहे हैं कि प्रदर्शित ग्राफ में दो कण आपको बताए गए हैं, ए और बी की गति दर्शाई गई है। कणों की गति के लिए सत्य कथन क्या होगा, ठीक है। XT ग्राफ है, क्या है, XT ग्राफ है। आपको पता है XT से वेग कैसे आएगा, तो आप कहेंगे v बराबर dx बटा dt, और ये आपको अच्छे से पढ़ने आने लग गया है। कैसे बोला है, v क्या है, वेग है, v क्या है, वेग है, XT क्या है, तो आप कह सकते हैं XT वक्र का ढाल, XT वक्र का ढाल। ये क्या हो गया, XT वक्र का ढाल। तो आप कह सकते हैं v बराबर dx बटा dt, v बराबर dx बटा dt, v को लिख देंगे वेग, और dx बटा dt का मतलब क्या होगा, XT वक्र का ढाल, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से अधिक है। भाई कैसे पता लगेगा, ढाल देखो ना, तो अपन कह सकते हैं ढाल ए का। देखो यहाँ पे देखिए ढाल आपको लग रहा है ना, ये देखो एक्स एक्स से कोण किसने ज़्यादा बनाया, ए ने या बी ने। तो आप कह सकते हैं जो ढाल है वो ए का ज़्यादा है ढाल बी से,
और जब ढाल ए का बी से ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं वेग ए का ज़्यादा है बी से। तो ये कथन मेरे को लग रहा है सही है, ये कथन सही हो गया। दोनों कण समान दिशा में गतिशील है, दोनों के दोनों ढाल कैसे हैं, इसका ढाल भी पॉजिटिव है, क्यों 90 से कम है, इसका ढाल भी पॉजिटिव है, ये भी 90 से कम है। तो जब ढाल पॉजिटिव है तो वेग भी पॉजिटिव है, जब वेग पॉजिटिव है तो दिशा भी दोनों की सेम होगी, ये भी सही है। टी बराबर 3 सेकंड पर कण मिलते हैं। देखो कणों का मिलने का मतलब होता है कि टी बराबर 3 सेकंड पे एक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि टी बराबर 3 सेकंड पर एक्स सेम है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही जगह कट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं टी बराबर 3 सेकंड पर दोनों कण मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं तीनों ही कथन सत्य हो गए। तो अपन कह सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। क्या है, अपन कह सकते हैं इसका सही उत्तर क्या दें, सही उत्तर अपन दे सकते हैं कि इसका सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको बेसिक आ रहे हैं ना, आसानी से समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। आपको ढाल के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से नॉलेज है, कौन सी चीज़ क्या प्रदान करती है, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल हो जाएगा बहुत ही जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ूँ, चलिए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, तो ध्यान से पढ़े कि दो बच्चे हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, अपने को आना चाहिए कि दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से अपने अपने घर पर, जो घर हैं पी तथा क्यू को जा रहे हैं, और उनका एक्सटी ग्राफ आपको दिया गया है। तो इस ग्राफ से संबंधित असत्य कथन का चुनाव करना है। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। बी की तुलना में ए विद्यालय के निकट रहता है। बी की तुलना में ए विद्यालय के निकट रहता है। देखो यहाँ से शुरू है, तो जो ए है वो पी तक गया, यानी ए का घर पी पे है और बी का घर क्यू पे है। तो अपन कह सकते हैं ना, यहाँ पे एक्स जो क्यू है वो ज़्यादा है और एक्स पी जो है वो कम है। तो क्यू से संबंधित कौन है भाई, क्यू से संबंधित बी है। तो अपन कहेंगे बी दूर रहता है, बी दूर रहता है, ये बात समझ में आई। तो कह रहा है कि बी की तुलना में ए विद्यालय के निकट रहता है। हाँ सही बात है, ये सही है, ये आपका सत्य कथन है, ट्रू है। बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है। पहले चलने का मतलब देखो, जो ये पहला तो आएगा ना समझ में आपको। दूसरा देखो, जो ए है ना, वो ए जो अपनी गति प्रारंभ करता है ना, वो टी बराबर 0 पर कर देता है। ध्यान से देखिए, ए की गति टी बराबर 0 पे हो चुकी है, और लेकिन अभी तक बी चालू नहीं हुआ, बी अब चालू होगा किसी समय बाद में। तो ये मान लो टी बराबर 0 है, तो ये टी बराबर 2 रहा होगा। तो पहले गति किसने प्रारंभ करी, ए ने। तो बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, बी की तुलना में ए तेज चलता है। भाई ढाल किसका ज़्यादा है, तीसरे का, ये दूसरे का था, अब ये तीसरे का। देखो ढाल मेरे को लगता है इसी केस में बी का ढाल ज़्यादा, तो बी की तुलना में ए तेज चलता है। गलत है, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, सही है, तो ये गलत है। ए तथा बी घर पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। देखो समय की बात करें तो ये भी पी पे पहुंच गया, ये भी क्यू पहुंच गया, ये समय क्या है, सेम है, तो ये भी सही है। तो अपने को असत्य पूछा था, इस वजह से तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको एक्सटी ग्राफ का अध्ययन अच्छे से करना आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देख रहे हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे उसका होम यानी घर होगा, घर से फिर सीधी सड़क पर और अपने इस तरीके से ऑफिस में जा रही है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ऑफिस मान लेते हैं, और चाल अपने को दे रखी है। वहाँ वह साय 5 बजे तक रहती है, यानी यहीं पे रुकी रहती है। ठीक है, और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर पे वापस आती है। यानी यहाँ पे फिर वो वापस आ जाती है, पहले गई फिर वापस आई। ठीक, तो निम्न में से कौन सा ग्राफ इस गति को दर्शाता है? ऐसे क्वेश्चंस का तरीका होता है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन करिए। तो सबसे पहले देखें, अपन कह सकते हैं कि इसको अपन मूल बिंदु मान लेते हैं। तो गति स्टार्ट होगी x बराबर 0 से। ठीक है, फिर अपन कह रहे हैं कि जा रही है ऐसे, तो x का मान बढ़ेगा, और इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि इस दौरान वेग भी है। तो अपन एक बात जानते हैं कि v बराबर dx बटा dt, और इसमें वेग है, तो अपन कह सकते हैं इसका ढाल कैसा होगा, इधर की तरफ वाली दिशा को वेग पॉजिटिव बोल देंगे, तो ढाल पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर की तरफ अपन कह सकते हैं नेगेटिव। बोला क्या, v कैसे प्राप्त होगा, xt का ढाल यहाँ पे पॉजिटिव, कारण क्या है, वेग पॉजिटिव है जाते वक्त, वेग आते वक्त नेगेटिव है,
तो पहले ढाल पॉजिटिव, बाद में ढाल नेगेटिव, और बीच में ढाल अपन कह सकते हैं जीरो भी होगा, बीच में ढाल जीरो भी होगा। तो ऐसा ग्राफ अपन देखें और अपन कह सकते हैं कि ढाल होंगे नियत, तो यहाँ पे देखिए ढाल नियत नहीं है, तो ये अपन कह सकते हैं कि चाल बढ़ने वाला है, तो अपना ऐसा ग्राफ नहीं है, तो ये कट हो गया। यहाँ पे देखिए पहले ही कह रहा है कि यहाँ पे तो ढाल जीरो है, तो ढाल जीरो होने से अपन कह सकते हैं वेग जीरो है, इसका मतलब चला ही नहीं है, तो ये गलत है, बात इनमें सही है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ढाल कैसा, पॉजिटिव और नियत, तो अपन कह सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर है उस चाल से यहाँ जा रहे हैं। फिर यही विराम में रहने के दौरान, ऑफिस में विराम में है, सही बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो वेग नेगेटिव है, कारण ढाल नेगेटिव है, और यहाँ पे ढाल पॉजिटिव है तो वेग पॉजिटिव है, तो अपन कह सकते हैं ये ग्राफ नहीं होगा। फिर अपन कह सकते हैं कि वापस वहीं पे लौट के आ जाए तो विस्थापन जीरो होगा, यानी एक्स पहले जीरो होगा तो बाद में भी जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं। तो ऐसे ऑप्शन की सहायता से इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। तो आप वेग से भी कर सकते हैं, ढाल पहले कैसा पॉजिटिव, बाद में कैसा जीरो, बाद में कैसा नेगेटिव, ऐसे कर सकते हो। या फिर कह सकते हो कि जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, फिर भी हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, आप कैसे ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि चित्र किसी कण की एक में गति का एक्स टी ग्राफ आपको बता रहा है। दो भिन्न समान समय अंतराल, दो भिन्न मतलब अलग अलग हैं, लेकिन इनमें जो समान समय अंतराल है में औसत चाल V1 तथा V2 में क्या संबंध होगा। आपको याद है औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो डेल्टा एक्स क्या है, विस्थापन बटा समय। आप कह सकते हैं यहाँ पे समय बराबर है, समय क्या है बराबर है, समय सेम है या नियत है। तो डिपेंडेंसी किस पे आ गई, डेल्टा एक्स पे, कि जहाँ पे डेल्टा एक्स ज़्यादा होगा वही अपना औसत चाल ज़्यादा रखेगा, और अपने को यहाँ पे ज़्यादा और कम में ही पूछ रखा है। ध्यान से देखिए, एक वाले केस में अपन कह सकते हैं एक्स में जो परिवर्तन आया है वो इतना सा आया है, और 2 नंबर में जो एक्स में परिवर्तन आया है वो ज़्यादा आया है। तो अपन कह सकते हैं कि विस्थापन इस वाले केस में ज़्यादा है, यानी अपन क्या कह सकते हैं, विस्थापन 2 नंबर में 1 नंबर से ज़्यादा है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि औसत चाल 2 नंबर में 1 से ज़्यादा है, यानी आप कह सकते हैं V2 V1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि चित्र में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्ती गति के लिए एक्स टी ग्राफ दर्शाया गया है। तब आपको बताना है कि टी बराबर 1.2 सेकंड पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण के चिन्ह क्या होंगे। ठीक है, बोरिंग तो नहीं हो रहा। देखिए, अपन जब तक अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर लेते किसी भी टॉपिक के बारे में, मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि एक विमीय गति में जितने अपन ने ग्राफ का एनालिसिस किया और जितने क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ, यदि इतने से क्वेश्चन आप कंप्लीट अच्छे से कर देते हैं तो नीट और जेईई मेन के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और आप गारंटी से 80% तक इसमें अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। और तो देखिए, आप जितना सीखेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। ठीक है, इसमें बोला है कि टी बराबर 1.2 सेकंड पर कण की स्थिति, एक्स, वेग और त्वरण के चिन्ह बताने हैं। तो सबसे पहले 1.2 सेकंड ढूंढो। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे तो 1 सेकंड है, यहाँ पे कितनी सेकंड है 2, बीच में क्या होगा 1.5, तो 1.2 कहीं यहाँ पे होगा, 1.2 कहीं यहाँ पे होगा, तो इससे संबंधित ग्राफ आप कह सकते हैं यहाँ पे होगा। तो 1.2 ये समय है, 1.2 ये समय। अब यहाँ पे बताओ आप कि यहाँ पे x कैसे, तो आप कह सकते हैं इस क्षण पे x क्या है, x यहाँ है, तो आप कह सकते हैं ग्राफ क्या है, ऊपर है। 1.2 पर ग्राफ ऊपर, ग्राफ क्या है ऊपर। जब ग्राफ ऊपर होता है ना, तो ये वाला डेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप कह सकते हैं x पॉजिटिव होगा। x जब पॉजिटिव होगा तो उसको x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर तो हो गया। 2 नंबर देखो वेग के बारे में, आप कह सकते हैं कि इस पर ढाल कैसा है, तो इस पर ढाल पॉजिटिव है। ढाल कैसा है, तो आप कह सकते हैं कि इस पर ढाल पॉजिटिव है, और ढाल नियत तो नहीं कह सकते, ढाल पॉजिटिव है, ढाल पॉजिटिव है। और ढाल क्या देगा, एक्स टी का ढाल वेग देगा, तो वेग कैसा है पॉजिटिव, और वेग पॉजिटिव है तो v ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए के बारे में अपन ने लिखा था एक्स टी ग्राफ से ए निकालना है, तो परवलय कैसा है, ऐसे वाला, तो ऐसे वाले के लिए ए नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखना है जिसमें एक्स पॉजिटिव होती है। तो कट गया, ये भी कट गया, एक्स पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान है, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा के अनुदिश गतिशील कण का चाल और समय ग्राफ आपको दर्शाया गया। तो समय अंतराल t बराबर 0 से 10 सेकंड के मध्य औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, v एवरेज बराबर आप कह सकते हैं कि कुल दूरी
और बटा उस दूरी को तय करने में लगा समय। आप कह सकते हैं लगा समय तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कितने सेकंड, 10 सेकंड। दूरी क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि ये ग्राफ किसका है, वीटी ग्राफ है। देखिए वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल ये कहाँ से पता लगेगा, अभी अपन ने पढ़ा था ना कि भाई मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से, वैसे आपको पता होना चाहिए। वी बराबर क्या होता है, डी एक्स बटा डी टी। तो आप लिख सकते हैं ना कि डी एक्स बराबर में वी डी टी लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप समाकलन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर में इंटीग्रेशन वी डी टी, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है वी टी का क्षेत्रफल आपको डेल्टा एक्स देगा, और डेल्टा एक्स आपका विस्थापन होता है। दूरी निकालनी है तो आप क्या करिए, ऊपर वाला चिन्ह पॉजिटिव, नीचे तो ग्राफ ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इस केस में दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या देगा, दूरी देगा। तो दूरी निकालने के लिए इस ग्राफ का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना 10, ऊंचाई कितनी 12, तो 120/2, ये उत्तर आया 60 मीटर। तो दूरी है 60 मीटर, लगा समय है 10, तो उत्तर आ गया 6 मीटर पर सेकंड। यानी इस केस में औसत चाल होगी आपकी 6 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एज इट इज ऐसे ही सीधी रेखा में गति करते हुए कण का त्वरण समय आपको ग्राफ दे दिया, त्वरण समय दिया। पिछली बार क्या था, पिछली बार ग्राफ था वी टी, इस बार ग्राफ है आपका ए टी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर आपको समझना पड़ेगा। टी बराबर 0 पर कण का वेग कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है 2 सेकंड पश्चात कण का वेग क्या होगा, 2 सेकंड के बाद ये ग्राफ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अपन कह सकते हैं इस ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या देगा, तो आप कह सकते हैं ए बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ए बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी। आपको वैसे याद रखना है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डी वी बराबर में ए डी टी। अब आप दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो आप कह सकते हैं डी वी का डेल्टा वी और ए टी का क्षेत्रफल। ए टी का क्षेत्रफल आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन कौन बताएगा, ए टी का क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन, और इस ग्राफ का क्षेत्रफल तो 1/2, आधार कितना 2, ऊंचाई कितनी 4। तो आप कह सकते हैं वी टू, वी वन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये गलती हो जाती है बच्चों से, जो ध्यान रखें। तो वी टू बराबर कितना आ गया, 4 2 6 मीटर पर सेकंड। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा क्योंकि अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं कि ए टी वक्र का क्षेत्रफल आपको क्या देगा, वेग में परिवर्तन, यानी डेल्टा वी बराबर इसका क्षेत्रफल। और वी टू माइनस वी वन में वी वन आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है, 2 रख दिया, आगे जाके वो जुड़ गया, तो उत्तर कितना आ गया, 6 मीटर प्रति सेकंड। ये अपने को अच्छे से आ रहे हैं, इसीलिए अपन इसको स्पीड से कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ी डाउट आ रहे हैं तो आप पहले इसको अटेम्प्ट करो, फिर आप समझो तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो अच्छे से। क्वेश्चन में बोला है कि एक कण दर्शाए वेग समय, इस बार क्या है, वेग समय, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यानी वी टी ग्राफ आपको दर्शाया गया है। तो अंतिम 2 सेकंड, ये रहे अंतिम 2 सेकंड, 5 से 7 और 7 सेकंड। भाई 7 सेकंड में तो अपन कह सकते हैं पूरा ही ग्राफ हो गया। तो तय दूरियों का अनुपात क्या होगा, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि दूरी आती कैसे। मैं कहूँगा यदि आप बिना साइन के इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको दूरी मिलेगी। क्यों, क्योंकि अपन पढ़ के आए ना कि जो वी टी है, वी टी वक्र का क्षेत्रफल आपको डेल्टा एक्स देता है, और डेल्टा एक्स विस्थापन होता है। लेकिन अपन कह सकते हैं जब ग्राफ ऊपर की तरफ होती है तो विस्थापन और दूरी बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करें, आप पहले A1 का क्षेत्रफल निकाल लें। A1 मतलब ये वाला क्षेत्रफल, 1/2, आधार बोलो, आधार हो गया 5 से 7 गया, तो 5 से 7 गया तो 2 ही हुआ ना आधार, तो 2 हो गया। ऊंचाई बोलो तो आपका हो गया 10, तो इसमें आपका क्षेत्रफल आ गया 10। तो आप कह सकते हैं दूरी तय करी 10 मीटर पहले वाले भाग में। अब इसने कहा है कि 7 का मतलब क्या होगा, 7 का मतलब तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। तो ये भी कैलकुलेट करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मान कितना आएगा, 1/2, आधार बोलो, यहाँ पे गलती कर सकते हैं आप, 3 नहीं रखना है, 1 से 3 गए तो आप 2 चले, और ऊंचाई कितना 10। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालें, आधार इसमें तो आधार जैसा नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो 3 से 5 गए 2 चले, और ये 10, तो यहाँ पे आप 20 चले, यहाँ पे कितने चले 10 चले। तो आपको टोटल ये भी चाहिए, तो ये 10 आ चुका। तो पहले किसको रखना है, 2 सेकंड में चलेगा 10, यहाँ पे 10 ये चला गया, 20 ये चला गया, 10 और चला, तो उत्तर आ गया 10/40, यानी 1/4। ये समझ में आ गया, 1/4, तो उत्तर आएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर 1। ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से ग्राफ एक विमीय गति के लिए असंभव है। असंभव का मतलब संभव नहीं है। तो अपने को बताना है कि कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है, और उसके कारण भी अपने को बताने पड़ेंगे। देखो पहला ग्राफ है एक्स टी वक्र अपने को इस तरीके से दर्शाया। अपन कह सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि आप एक लाइन खींचो। कैसे बोला, इस तरीके से लाइन खींची आपने, बोला खींची।
अब देखो यहाँ पे समय का मान तो क्या होगा, कुछ t बराबर 2 सेकंड होगा, लेकिन अपन कह सकते हैं कि t बराबर 2 सेकंड पर कण की स्थिति कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। क्या ऐसा संभव है क्या कि एक ही समय पर 2 स्थिति हों? तो अपन लिख सकते हैं कि एक ही समय पर 2 स्थिति संभव नहीं होती। आप इसका सॉल्यूशन लिख लेना कि t बराबर 2 सेकंड पर कण की 2 स्थिति हैं। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक कण एक ही समय पे 2 जगह पाया जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये ग्राफ संभव नहीं है। ऐसा ही सेम का सेम इसमें हो रहा है कि एक ही क्षण पर कण के 2 वेग बताए जा रहे हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं होता। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक ही क्षण पर एक वेग का मानिए, एक वेग का मानिए, ये भी संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए स्पीड अपन कहते हैं, यानी चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ पे चाल क्या होगी, इस क्षेत्र के अंदर चाल नेगेटिव है, इस क्षेत्र में चाल नेगेटिव है, तो चाल नेगेटिव नहीं होती, तो चाल कभी नेगेटिव नहीं होती, तो अपन कह सकते हैं चाल नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए संभव नहीं है। यहाँ पे है टोटल पाथ लेंथ, अपन कह सकते हैं दूरी बोला है, तो दूरी देखो, पहले अपन कह रहे हैं दूरी बढ़ गई, तो इस क्षेत्र में दूरी क्या हो गई, घट गई, दूरी घट रही है, ऐसा संभव ही नहीं होता। गतिशील कण के लिए दूरी कभी घटती है ही नहीं, दूरी बढ़ती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हैं। एक ही समय पे 2 स्थिति नहीं होती, 2 वेग के मान नहीं होते, चाल कभी नेगेटिव नहीं होती, दूरी समय के साथ घटती नहीं है गतिशील कण के लिए। यहाँ पे दूरी घटा रही है, तो अपन कह सकते हैं सारे के सारे ग्राफ संभव नहीं है। तो सारे ये असंभव हो गए ना। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन आना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन। आप ऑप्शन से जाइए, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। बोला कैसे जाएं सर, चलिए बताता हूँ अभी। ये वाला देखो, इस दौरान अपन कह सकते हैं कि ए कैसा है, पॉजिटिव है, और ए नियत है। इस दौरान ए पॉजिटिव और नियत है। चलो पहला क्षेत्र में क्या है, पहले क्षेत्र में ए पॉजिटिव है। बोला इसका कैसे पता लगा आपको पॉजिटिव है, भाई ग्राफ ऊपर है तो ए पॉजिटिव है। बोला नियत है, भाई ऐसे सरल रेखा है तो इसका मान थोड़ी बदलता है, ए पॉजिटिव और नियत, पहली चीज़। दूसरे में आ जाओ, दूसरे में अपन कह सकते हैं ग्राफ यहाँ पे हो, ठीक है, ऐसे है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ए बराबर 0 है, ठीक है। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में अपन कह सकते हैं कि ए कैसा है, पॉजिटिव है, ए कैसा है, पॉजिटिव है और नियत है, ठीक भाई, ए पॉजिटिव और नियत है। ये सारी सूचनाएं ग्राफ से ले ली। ऑप्शन में वीटी के ग्राफ दिए हैं। बोला ए और वी में क्या संबंध होता है, ए और वी में तो संबंध होता है ए बराबर डी बटा डी टी, ए बराबर डी बटा डी टी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, वीटी का ढाल, वीटी का ढाल आपको त्वरण बताएगा, वीटी का ढाल आपको त्वरण बताएगा, वीटी का ढाल आपको क्या बताएगा, त्वरण। तो अपन कह सकते हैं भाई वीटी के ढाल का जो मान आएगा ना, वही आपका त्वरण होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कह दूँ कि भाई ए पॉजिटिव है तो मेरा ढाल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ढाल कैसा होगा, पॉजिटिव। ढाल पॉजिटिव होना चाहिए और ढाल नियत होना चाहिए, ढाल पॉजिटिव और नियत होना चाहिए पहले क्षेत्र में। तो ढाल पॉजिटिव इसका है, इसका है, इसका है, इसका ढाल पॉजिटिव तो है बट नियत नहीं है, इस वजह से 3 नंबर ऑप्शन गया पहला। दूसरे में आ जाओ, ए 0, तो ए 0 है तो तभी तो 0 हुआ वो जब ढाल 0, क्योंकि ढाल ही तो त्वरण बताएगा। वीटी का ढाल ही क्या होता है, वीटी का ढाल ही तो त्वरण होता है, तो अपन कह सकते हैं ढाल कितना होना चाहिए, 0। तो इसमें ढाल 0 है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये 0 है, सही है। लेकिन यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो ग्राफ में v 0 हो गया, मैंने ढाल 0 बोला है, v 0 नहीं बोला है, तो इस वजह से ये ऑप्शन चला गया। अब आ जाओ तीसरे में, ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव तो ढाल कैसा होना चाहिए, ढाल होना चाहिए पॉजिटिव और ढाल होना चाहिए नियत। तो ऐसा अगर आप देखो जिसमें ढाल पॉजिटिव और नियत हो, तो इसमें ढाल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इस वजह से ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन आखिरी में उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले जो इन्फॉर्मेशन ग्राफ है ना 80, उसे सारी सूचनाएं लिख लो। अब एक एक ग्राफ में चेक करते जाओ, जो ग्राफ इनको संतुष्ट कर दे वही आपके उत्तर होंगे। तो इस तरीके से अपन ने सरल रेखा में गति में आरेख तथा गति को अच्छे से पढ़ा। भाई अपन ने जितने भी पॉसिबिलिटी बन रही थी उन सभी के बारे में देखा, एक्सटी ग्राफ को देखा, वीटी को देखा और एटी को देखा और उसके क्वेश्चंस भी करे। अब भी इनमें कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि इसमें भी डाउट है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन और करने हैं तो अपन और कर लेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।